नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का विमान हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया है। बुधवार सुबह बारामती के पास लैंडिंग के दौरान उनके चार्टर्ड प्लेन ने नियंत्रण खो दिया और भयंकर क्रैश में परिवर्तित हो गया, जिसमें विमान जमीन से टकराते ही जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विमान कैसे झुकता है, फिर गिरते ही आग और धुएं के बड़े गुबार उठते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लगभग 8:45 बजे जब विमान बारामती हवाई पट्टी के करीब था तो अचानक वह संतुलन खो बैठा, नीचे गिरा और तुरंत ही विस्फोट के साथ अंगारों और काले धुएं में बदल गया। इस भयावह मंजर ने आसपास के लोगों को हक्का बक्का कर दिया और वहां अफरा तफरी मच गई। अभी तक जांच जारी है कि यह तकनीकी खराबी थी या मौसम/मानव त्रुटि, लेकिन शुरुआती वीडियो बेहद स्पष्ट और डरावने हैं। इस विमान में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अलावा कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें उनके पर्सनल सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडेंट और पायलट भी शामिल थे। दुर्भाग्य से किसी भी यात्री के बचने की खबर नहीं है और अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी ऑन बोर्ड लोग इस हादसे में शहीद हो गए हैं। इस दुखद समाचार के तुरंत बाद पूरे महाराष्ट्र और देश में गहरा शोक छा गया है। वरिष्ठ नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और अजित पवार को जनता का नेता बताया, जिनका काम जनता के लिए समर्पित था। अधिकृत सूत्रों के अनुसार अजित पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे बारामती में आयोजित किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर एक जगह सार्वजनिक रूप से रखा गया है, ताकि प्रशंसक, समर्थक और परिवारजन श्रद्धांजलि दे सके। राज्य सरकार द्वारा 3 दिन के शोक की घोषणा भी कर दी गई है। इस हादसे ने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक गहरे दुख और सदमे में डाल दिया है। जनता पार्टी कार्यकर्ता और विपक्ष सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर इस हादसे के वीडियो और तस्वीरें शेयर कर कह रहे हैं कि ऐसा दुख किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर में यह एक भयानक और करुण घटना है, जिसमें एक अनुभवी और लोकप्रिय राजनीतिक नेता का जीवन अचानक एक विमान दुर्घटना में टूट गया। जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे, हम उन्हें अपडेट करेंगे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि इन नियमों के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं रही और इस पूरे मामले से उनका सीधा कोई लेना देना नहीं है। करण भूषण सिंह ने अपने पिता के संस्कारों का हवाला देते हुए कहा कि वे हमेशा संवाद और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सुधार की मांग भी तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रतीक ने कहा कि अगर नियमों से किसी वर्ग में असंतोष है तो सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर यूजीसी के नियमों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और बहस लगातार तेज होती जा रही है। भारी बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एक बार फिर आंशिक रूप से खोल दिया गया है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बर्फ जमने और भूस्खलन के खतरे के चलते मंगलवार को यह हाईवे पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिससे सैकड़ों वाहन रास्ते में फंस गए थे। लगातार रेस्क्यू और बर्फ हटाने के अभियान के बाद प्रशासन ने राहत की खबर दी है। फिलहाल जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन, तेल टैंकर, फल सब्जी और आपातकालीन गाड़ियों को ही पहले चरण में एंट्री दी जा रही है। मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि राजनीति में बेबाकी की कीमत अक्सर चुकानी पड़ती है और अजित पवार उन नेताओं में रहे हैं जो खुलकर अपनी बात रखते थे। उन्होंने अजित पवार के लंबे राजनीतिक सफर, प्रशासनिक अनुभव और फैसलों की क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी शैली भले ही सख्त रही हो, लेकिन वे अपने विचारों पर डटे रहते थे। राज ठाकरे ने मौजूदा घटनाक्रम को दुखद बताते हुए संवेदना प्रकट की और कहा कि ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टि रखनी चाहिए। बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। जहां राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भारत में होने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई, वहीं शूटिंग टीम को भारत जाने की अनुमति दे दी गई है। इस फैसले के बाद खेल और सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों का हवाला देते हुए क्रिकेट टीम की यात्रा रोकी गई, जबकि शूटिंग टीम की भागीदारी को कम जोखिम वाला माना गया। इस दोहरे फैसले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी चिंता जताई है और खिलाड़ियों में निराशा देखी जा रही है।
दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक बैन और डायवर्जन लागू रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार समारोह के दौरान विजय चौक, रायसीना रोड, इंडिया गेट के आसपास कर्तव्य पथ और संसद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के चलते दोपहर से ही कुछ रास्तों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर परिवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिजनों ने साफ कहा कि यह फैसला आत्मसम्मान और संवैधानिक मूल्यों के तहत लिया गया है और यह परिवार की पुरानी परंपरा का ही हिस्सा है। बताया गया कि इससे पहले उनकी मां और भाभी भी पद और जिम्मेदारियां ठुकरा चुकी हैं, जब उन्हें लगा कि परिस्थितियां उनके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। परिवार का कहना है कि सेवा पद से बड़ा आत्मसम्मान होता है और अलंकार ने वही रास्ता चुना है जिस पर उनका परिवार हमेशा चलता आया है। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नौकरी हासिल करने के लिए लगाए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर जांच साल 2021 से जारी है। इस मामले में खुद उनके भाई ने प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर सरकारी सेवा में नियुक्ति ली गई। जांच एजेंसियां दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं और संबंधित विभाग से भी जवाब मांगा गया है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रशांत कुमार सिंह पर कड़ी कार्रवाई संभव है। इंडिया यूएई ट्रेड डील के पीछे एक दिलचस्प कूटनीतिक रणनीति सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक प्रभावशाली संदेश के जरिए यूरोपीय यूनियन के 27 देशों तक सीधी पहुंच बनाई। यह समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त व्यापार नीतियों के चलते भारत और यूरोप दोनों दबाव में हैं। भारत पर भारी टैरिफ और यूरोप पर व्यापारिक पाबंदियों की आशंका ने दोनों को करीब लाया। पीएम मोदी के संदेश में मुक्त व्यापार, सप्लाई चेन और आपसी निवेश पर जोर दिया गया, जिससे ईयू देशों में सकारात्मक माहौल बना। नतीजा यह रहा कि लंबे समय से अटकी ट्रेड डील को रफ्तार मिली और भारत यूरोप रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के संकेत तो दिए हैं, लेकिन साथ ही कड़ी शर्त भी रखी है। ईरानी नेतृत्व ने साफ कहा है कि वे संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर दबाव या जबरन कदम उठाए गए तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि ईरान जल्द बातचीत की मेज पर आएगा और एक न्यायपूर्ण व संतुलित समझौते पर सहमति बनेगी। ईरान का कहना है कि बातचीत तभी संभव है जब सम्मान और समानता के आधार पर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल दोनों देशों के रुख से साफ है कि रास्ता आसान नहीं है। सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच बजट 2026 में इन्हें लेकर बड़े ऐलान की अटकलें तेज हो गई हैं। 28 जनवरी 2026 को सोने का भाव 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, जीएसटी दरों में राहत या फिर डिजिटल गोल्ड और बॉन्ड्स को बढ़ावा देने जैसे कदम उठा सकती है। अगर टैक्स में राहत मिलती है तो आम उपभोक्ताओं को कीमतों में थोड़ी नरमी दिख सकती है, वहीं निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ेगी। हालांकि अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो महंगाई और वैश्विक बाजार के दबाव में सोने चांदी के दाम और चढ़ सकते हैं।